सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे कार्सा प्रतिबंध पर, समझेंगे कार्सा प्रतिबंध क्या है जिनको तुर्की पर लगाया जा सकता है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान के ऋण संकट पर और समझेंगे कि पाकिस्तान का ऋण संकट कितना गंभीर हो चुका है, जिसने पाकिस्तान को दिवालियेपन के कगार पर पहुंचा दिया है। समझेंगे आखिर पूरा विवाद और मुद्दा है क्या। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्सा प्रतिबंध पर। स्क्रीन पर जो आपके एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिखाया गया है, इसका नाम है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि रूस का है। चूंकि इस समय अमेरिका ने क्या कर रखा है, रूस से हथियारों का जो व्यापार है उस पर प्रतिबंध लगा रखा है। प्रतिबंध दो तरह का है। पहला प्रतिबंध तो यह है कि अमेरिका ने यह कह रखा है कि रूस क्या करेगा, अपने हथियारों का व्यापार नहीं करेगा। अब उसके बावजूद भी अगर रूस क्या करता है, व्यापार करता है, तो वह किसी न किसी देश के साथ करेगा। तो अगर कोई देश रूस पर चूंकि प्रतिबंध लगा है, इसके बावजूद भी वह रूस से हथियारों का व्यापार खरीद करता है, तो उस पर अमेरिका उस पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। और यह जो प्रतिबंध लगा सकता है वह कैसे लगा सकता है, इसी कार्सा एक्ट से लगा सकता है। आसान शब्दों में समझिए, अमेरिका ने कहा कि रूस उसका दुश्मन है, अमेरिकी हितों को वह प्रभावित करता है और वह जो है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करता है, इसलिए हम उस पर क्या करते हैं, कार्सा प्रतिबंध लगाते हैं। अब इस कार्सा प्रतिबंध की घोषणा के बावजूद क्या करे, भारत कहे कि चूंकि हमारा और रूस का जो डिफेंस का जो सौदा है वह होता रहा, हम पहले से भी हथियार खरीदते रहे, इसलिए हम अभी और खरीदेंगे। तो अमेरिका यह कह सकता है कि चूंकि हमने रूस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और आप उससे क्या कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो हम आप पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। तो देखिए, रूस क्या हुआ, रूस पर लगाया गया प्रतिबंध प्राथमिक प्रतिबंध हुआ, और प्राथमिक प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई देश प्रतिबंधित देश के साथ सौदा करता है तो इसको बोला जाता है द्वितीयक जो है कि प्रतिबंध। और यह द्वितीयक प्रतिबंध उन सभी देशों पर लग सकता है जो प्राथमिक देश के साथ क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, खासकर जिन चीजों के लिए लगाया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूस को अमेरिका क्या मानता है, अपना एक दुश्मन के रूप में मानता है, एक चुनौतीपूर्ण देश के रूप में मानता है। तो अगर यहां का जो ये डिफेंस सिस्टम है S-400, इसको कोई देश खरीदता है तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चूंकि इस डिफेंस सिस्टम को तुर्की ने भी खरीदा है और भारत को भी इसका सप्लाई होने वाला है, तो यह कार्सा प्रतिबंध तुर्की में भी लग सकता है और भारत पर भी लग सकता है। देखना यह होगा कि आखिर किसकी जो कूटनीतिक पहुंच है, कितनी कूटनीतिक क्षमता है, जो कि अपने आप को इन प्रतिबंधों से बचा सकता है। प्रश्न आएगा, अगर प्रतिबंध लग जाएंगे तो क्या होगा, उन सभी चीजों का मैं समाधान करता हूं कुछ टेक्स्ट के माध्यम से। कार्सा, इसका फुल फॉर्म जो है वह है काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, अर्थात अमेरिका काउंटर करता है उन चीजों को जिससे अमेरिका पर क्या होता है, एडवर्स इंपैक्ट क्रिएट होता है। और इसी एक्ट के माध्यम से अमेरिका ने ईरान, उत्तर कोरिया और रूस के साथ होने वाले व्यापार पर प्रतिबंध लगा रखा है। यह प्रतिबंध तेल पर भी है, गैस पर भी है और साथ ही साथ हथियारों पर भी है। इसी के कारण हम चाह कर भी क्या करते हैं, ईरान से तेल नहीं खरीद पाते हैं। यह जो एक्ट लाया गया था उसकी पृष्ठभूमि बनी थी वर्ष 2016 में। वर्ष 2016 में जो अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे, तो यह सूचना सामने आई कि रूस कथित रूप से क्या कर रहा है, अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप कर रहा है। तो वहां के लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी।
उसके बाद यूक्रेन का जो मुद्दा है, यूक्रेन पर यह अमेरिका यह मानता है कि रूस ने कब्जा किया हुआ है, तो उसके मुद्दे पर अर्थात यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका रूस को दंडित करना चाहता है। इस कारण से भी यह जो एक्ट लाया गया। एक कारण और था, वह था सीरिया का जब युद्ध हो रहा था तो अमेरिका के अगेंस्ट में जो है कि रूस क्या कर रहा था, यहां पर अपनी भूमिका निभा रहा था। इन सभी चीजों को समाहित करते हुए जनवरी 2017 में इस विधेयक को जो है कि वहां पर कि संसद में प्रस्तुत किया गया। अगस्त 2017 में इसको पारित कर दिया गया और जनवरी 2018 से लागू हुआ। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है दंडात्मक उपायों को अपनाना, जिससे अमेरिका अपने काउंटर में खड़े देश को प्रभावित कर सकता है, उसके आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे पहुंचा सकता है? वह क्या करेगा? प्रतिबंध आरोपित करके, जैसा कि उसने रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के संदर्भ में किया है कि आप उससे कोई व्यापार नहीं कर सकते। जैसे भारत जो है कि तेल खरीदना चाहता है ईरान से, तो चूंकि अमेरिका ने क्या किया, ईरान पर प्रतिबंध लगाया है, इसलिए भारत नहीं खरीद सकता। अगर भारत खरीदता है तो भारत पर क्या होगा, जो है कि प्रतिबंध लग जाएगा। लेकिन भारत ने क्या किया है, रूस के ऊपर जो एक प्रतिबंध लगा है काटसा का, उसके बावजूद भी क्या किया है, S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा। लेकिन अभी तक उसके प्रतिबंध भारत पर नहीं लगे थे, लेकिन आगे आने वाले समय में लग सकते हैं, और यही अब प्रतिबंध टर्की पर लगने जा रहे हैं। क्योंकि इन प्रतिबंधों की वजह से क्या होता है, न सिर्फ वही देश प्रभावित होता है जिस पर प्रतिबंध लगाया गया, बल्कि उससे व्यापार करने वाले देश भी प्रभावित होते हैं। जैसा कि भारत चाहता है कि S-400 डिफेंस सिस्टम उसको मिलना चाहिए और वो खरीदेगा, लेकिन अमेरिका कहता है कि नहीं, आप नहीं खरीद सकते, नहीं तो हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दें। ठीक यही बात जो है कि तुर्की के संदर्भ में, तुर्की ने खरीदा S-400 डिफेंस सिस्टम रूस से, अमेरिका ने कहा अब तुम्हारे ऊपर हम प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। जबकि अमेरिका और तुर्की, आपको पता है, दोनों नेटो के क्या है, सदस्य देश हैं। तो ये जो पूरा उद्देश्य है, ये काटसा जो पूरा एक्ट है, इसका उद्देश्य क्या है कि यह अमेरिका के अगेंस्ट में जो देश हैं उनके हितों को प्रभावित करना। और इसके तहत क्या होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास 5 या उससे अधिक प्रतिबंध लगाने की शक्ति मिलती है। और इस प्रतिबंध के द्वारा अमेरिका यह निर्धारित कर सकता है कि जिस व्यक्ति या जिस संगठन या जिस देश के साथ उसके वो व्यापार पर प्रतिबंध लगाना चाहता है, वो लगा सकता है, और ये पूरा लीगल होगा। अर्थात अमेरिका में कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं, यह शक्ति नहीं है अमेरिका की ऐसा करने की। वह है, वो क्या कर सकता है, यह कह सकता है कि हमने प्रतिबंधित किया, मान लेते हैं रूस को, उसने कहा कि रूस पर हम प्रतिबंध लगाते हैं, ईरान पर लगाते हैं, उत्तर कोरिया पर तो ये कह सकता है कि यहां से अगर लोग जो आते हैं रूस से, ईरान से, उनको हम वीजा दें या ना दें, हमारे ऊपर है। ठीक इसी तरह से जो बैंकिंग लेन देन होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, उसको यह रोक सकता है। और यह क्या कर सकता है, यह जो भी निर्यात होता है, तो निर्यात के लिए भी तो क्या होता है, अनुमति लेना होता है। जैसे मान लेते हैं कि रूस के चाहता है कि अमेरिका को हम कुछ चीज निर्यात करें, तो इसके लिए जो अनुमति मिलती है उसको भी क्या कर सकता है, वापस ले सकता है। और पूरी तरह से अमेरिका क्या कर रहा है, इन नीतियों के माध्यम से जो रूस का कच्चा तेल की परियोजनाएं हैं, जो साइबर सुरक्षा है, जो उसकी वित्तीय संरचना है, वहां पर मानवाधिकार के हनन का जो मुद्दा होता है, इन सभी चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास अमेरिकी राष्ट्रपति और वहां का जो राष्ट्र सचिव है इस एक्ट के माध्यम से कर सकता है। आपको पता ही है उत्तर कोरिया पर भी यह प्रतिबंध लगा हुआ है, ईरान पर भी यह प्रतिबंध लगा हुआ है। अब दरअसल है क्या कि जब यह प्रतिबंध लग जाते हैं तो इन प्रतिबंधों की वजह से क्या होता है, कई प्रकार की रुकावट होती है। जैसे यह प्रतिबंध जब लग जाता है तो सामान का एक्सपोर्ट वहां पर नहीं हो पाता और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की सहायता नहीं मिल पाती। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं आसान शब्दों में कि अमेरिका ने कहा कि हम भारत पर प्रतिबंध लगाते हैं, और भारत पर प्रतिबंध इसलिए लगाते हैं क्योंकि भारत ने क्या किया, एक प्रतिबंधित देश रूस से क्या किया, S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा। अब सोचिए अगर हमारा जो है कि निर्यात वहां से प्रभावित होगा तो कितना हमको घाटा हो सकता है। ठीक यही डर क्या होता है, अन्य देशों का भी होता है। इसी तरह से
जो प्रतिबंध होता है वह होता है वीजा के संदर्भ में। इसी की तरह का जो प्रतिबंध होता है यह कहा जा सकता है कि हम किसी भी सामान, किसी भी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान प्रतिबंधित देश से नहीं करेंगे, अर्थात जिन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है अमेरिका अपने आप को काट लेता है। ध्यान दीजिएगा एक चीज, अमेरिका सिर्फ अपने आप को नहीं काटता बल्कि वह साफ चेतावनी देता है कि चूंकि हम इसको प्रतिबंधित मानते हैं, इसलिए अगर आप कोई भी व्यक्ति या संगठन, कोई कंपनी इनसे व्यापार करोगे तो उस पर भी प्रतिबंध लग जाता है। और इसी के कारण चूंकि अमेरिका कहीं ना कहीं हर कंपनी में अमेरिका की भूमिका है, किसी न किसी लेन देन में उसकी भूमिका है, इसलिए कोई भी अमेरिका को नाराज करना नहीं चाहता। अमेरिका के जो वित्तीय संस्थानों द्वारा मिलने वाले लोन पर रोक लगा सकता है। मान लेते हैं कि भारत को कहता है कि आपने डिफेंस S-400 सिस्टम खरीदा, इसलिए हम आप पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो भारत को जो भी वहां की वित्तीय संस्थाओं से मदद मिलती है वह नहीं मिल पाएगी। ठीक इसी तरह से अमेरिका जो है कि कह सकता है वर्ल्ड बैंक और IMF से भी कि आप इनको लोन मत दो, आप इनकी जो है कि यह जो जरूरतें हैं उनकी पूरी ना करो। क्यों ना करो? क्योंकि यह हमारे अगेंस्ट में। प्रश्न आएगा अमेरिका की बात सब क्यों मानेंगे? तो कई बार मान भी लेते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन मानने और ना मानने के पीछे यह है कि अमेरिका इस तरह से प्रेजेंट करेगा जैसे कि वह सही है। जैसे ईरान के संदर्भ में कहता है कि वह न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है, ठीक इसी तरह से रूस के संदर्भ में वो कहता है कि रूस जो है कि विस्तारवादी नीति अपनाता है, वह क्षेत्रों को हड़पता है। तो कई तरह की चीजें रखी जा सकती हैं। इसी के साथ साथ जब ये प्रतिबंध लग जाएंगे तो जो विदेशी मुद्रा है, जैसे कि हम रुपया देते हैं, डॉलर लेते हैं, इस एक्सचेंज को भी वो रोक सकता है। किसी भी प्रकार की संपत्ति की खरीद बिक्री पर रोक लगा सकता है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर रोक लगा सकता है, निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह एक्ट जो है कि कितना प्रभावी है और किसी देश पे अगर लगाया जाता है तो कितना जो है कि घातक हो सकता है। अब दरअसल इस समय चर्चा में क्यों है इसको समझ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका तुर्की पर S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के कारण प्रतिबंध लगाने जा रहा है। चूंकि यह जो S-400 डिफेंस सिस्टम कहां से आया है? रूस से आया है, और रूस क्या है? कार्सा एक्ट के तहत प्रतिबंधित देशों की सूची में। तो चूंकि प्रतिबंधित देश से तुर्की ने क्या किया है? सामान खरीदा है, तो इस पर भी जो है कि यह प्रतिबंध लगाने की बात की जाए। हालांकि जो प्रतिबंध लगाने की बात है अभी से नहीं हो रही है, वर्ष 2019 के प्रारंभ से हो रही है, जब यहां पर जो है कि इसने समझौता किया। लेकिन ट्रंप जो है कि वह जो है कि तुर्की के साथ अपने संबंधों को लेकर जाने जाते हैं, उनके कई प्रकार के निहित हित जो है कि तुर्की में जुड़े हुए हैं, इसलिए वो प्रतिबंध लगाना नहीं चाहते थे। लेकिन अब उनके सामने मजबूरी है। दरअसल हुआ क्या है कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं उनके पास जो है कि एक प्रस्ताव लाया गया है, और जो है कि यह अमेरिकी कांग्रेस जो है कि संसद के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया है, और उस पर जो है कि ट्रंप को क्या करना है? निर्णय लेना है कि हो सकता है वीटो पावर भी कर लें, लेकिन जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप ऐसी छवि बनाकर अपनी नहीं जाना चाहेंगे, तो हो सकता है कि तुर्की पर क्या करें? वह प्रतिबंध लगा दें। देखना यह होगा कि ट्रंप तुर्की पर किस प्रकार के प्रतिबंध लगाते हैं। जैसे कि हमने ऊपर कई प्रतिबंधों के प्रकार बताए, कई प्रकार के प्रतिबंध हैं। हो सकता है सिर्फ वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध लगाएं, हो सकता है आयात निर्यात के संदर्भ में प्रतिबंध लगाएं, हो सकता है टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाएं। देखना यह होगा कि प्रतिबंध जो है कि कितने जो है कि कठोर है या फिर नरम है। अगर कठोर प्रतिबंध लगते हैं तो कहीं ना कहीं इससे कोई भी देश प्रभावित हो सकता है। इवन तुर्की भी क्या होगा? इससे प्रभावित होगा। तुर्की और अमेरिका दोनों क्या है? नाटो के सदस्य देश हैं, लेकिन हाल के वर्षों में तुर्की और रूस के बीच संबंध मजबूत हुए हैं, और इसके कारण अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस की दूरी जो है कि तुर्की के साथ बढ़ी है। वहीं तुर्की क्या हुआ है? रूस के पाले में ज्यादा खड़ा है, और इसी के तहत उसने क्या किया है? डिफेंस सिस्टम खरीदा। यदि यह तुर्की पर प्रतिबंध लगते हैं तो तुर्की F-35 फाइटर जेट के उत्पादन संबंधी कार्यक्रम जो अमेरिका में चल रहा है, जिसमें तुर्की भी भागीदार है, उससे इसको बाहर कर दिया जाएगा। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने का लगभग $5 अरब का समझौता किया था। इसके बाद अमेरिका ने भारत पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, लेकिन लगाया नहीं गया। देखना यह होगा कि आखिर यहां
यहाँ पर भारत को भी छूट मिलती है कि नहीं मिलती। कई लोगों का मानना यह है कि अगर तुर्की पर लगेगा तो भारत पर भी ये लग सकता है। इसके पीछे का कारण यह है कि अमेरिका या ट्रंप जाते जाते यह नहीं जो है कि अपने विषय में छवि बनाना चाहेंगे कि हमने किसी एक देश के साथ बायसनेस दिखाई है। वह यह कहना चाहेंगे कि हम अपनी नीतियों को इफेक्टिव तरीके से सभी देशों पर लागू करते हैं। लेकिन अगर भारत पे ही लगते हैं, प्रतिबंध लगते हैं, तो ये भारत की कूटनीतिक हार होगी। अगर नहीं लगते हैं तो भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होने वाली। देखेंगे आखिर प्रतिबंध लगते हैं या नहीं लगते हैं। अभी तो यह टेबल किया गया है, अर्थात राष्ट्रपति को टेबल किया गया है यह जो है कि एक पत्र और जिस पर उनको प्रतिबंध का संबंध में जो है कि डिसीजन लेना है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के ऋण संकट के विषय। पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है। इस वित्तीय संकट का एक प्रमुख कारण यह है कि यहाँ से जो निर्यात है वो तो कम होता है, आयात ज़्यादा होता है। आप खुद सोचिए कि आपके पास आमदनी अपनी ज़्यादा है नहीं और आप क्या कर रहे हो, आप पैसा उधार ले लेकर आप सामान खरीद रहे हो, तो आपको कितने दिन तक कोई उधार देगा और आपका बजट जो है कि प्लस में होगा, सरप्लस में होगा या फिर घाटे में जाएगा। तो यहां पर भी ऐसा ही रहा। इसी के कारण चूंकि यहां पर आयात और निर्यात का अंतर ज्यादा है, इसी के कारण वर्ष 2015 में पाकिस्तान का जो चालू खाता था, चालू खाते का जो घाटा था वह 18.2 बिलियन डॉलर का हो गया था, जो इस समय अर्थात पाकिस्तान का जो है कि चालू खाते का जो घाटा है इस समय लगभग 20 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। 20 बिलियन डॉलर जो है कि छोटी मोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ी रकम होती है, खासकर तब जब देश का आकार और इकोनॉमी क्या हो, छोटी हो। जून 2018 में पाकिस्तान का जो सकल ऋण है जो है कि वह पहुंच गया है 179.8 बिलियन डॉलर। सोचिए पाकिस्तान के ऊपर कर्जा कितना है, 179.8 बिलियन डॉलर। और इसमें से जो बाह्य ऋण है अर्थात बाहर की देशों संस्थाओं के द्वारा जो लिया गया है वह ऋण है 66 to 67 बिलियन डॉलर। यह ध्यान दीजिएगा, 1-2 बिलियन डॉलर नहीं है, ये 66 to 67 बिलियन डॉलर है। अब इतना बड़ा जो ऋण है तो उसका क्या होगा, ब्याज भी चलता होगा, उसकी किस्त भी भरनी होगी और पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान वर्ष 2002 से एक युद्धग्रस्त और आतंक प्रभावित देश है और साथ ही साथ इसकी जो छवि है वह ऐसी है कि वह आतंकवाद को पालने पोसने वाला देश माना जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर नया निवेश नहीं आ रहा। जब नया निवेश आएगा नहीं तो आपके पास विदेशी मुद्रा नहीं आएगी। साथ ही साथ जब नया निवेश आता है तो रोजगार लेकर आता है, तकनीकी लेके आता है, जीडीपी में ग्रोथ होती है, वो सब चीजें यहाँ पर नहीं हो रही। उसके अलावा यहाँ पर भ्रष्टाचार भी काफी फैला। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि यहाँ के कई प्रधानमंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ा है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अब सोचिए जब पूरा सिस्टम इतना भ्रष्टाचार वाला हो तो विश्व के देशों का, कंपनियों का भरोसा कितना रहेगा। और इसके कारण भी यहाँ पर जो उत्पादन है वह प्रभावित होता है, क्योंकि विदेशी कंपनियों की रुचि यहाँ पर नहीं होती। सबसे पहला कारण तो ही आतंकवाद है कि अस्थिरता है, कहीं कहाँ पर बम फट जाए, क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है। दूसरा, यहाँ पर हर चीज के लिए क्या करना होता है, आपको एक फाइलिंग करना होता है, घूस देनी होती है, इसलिए विदेशी कंपनियां बसती हैं और उससे क्या होता है, प्रभावित होता है। यूं ही अंदर के जो लोग हैं वो भी क्या करते हैं, अपना पैसा जो है कि बाहर के देशों में लगाते हैं, पाकिस्तान में कम लगाते हैं। कारण यह है कि उनको हर तरह के करप्शन से वहां पर गुजरना पड़ता है। यहाँ पर जो टैक्स की चोरी होती है वह अपने एकदम चरम पर है और इसी के कारण चाहे निगम हो, कोई कंपनी हो, कोई व्यापारी हो, कोई राजनेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति अपना टैक्स छुपा रहा है। जब टैक्स छुपाएगा तो राज्य जो है कि क्या होगा, टैक्स भी कम भरेगा और इससे क्या होगा, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और वहां का जो राजस्व है, सरकार का जो राजस्व है उसमें कमी आती है। पाकिस्तान जो है आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने और जो है कि इसके लिए भी चर्चा में बना रहता है। आपको पता है कि आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने और धन शोधन अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों पर निगरानी रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये क्या करती है, सभी देशों पर नजर रखती है कि कोई आतंकी गतिविधियों पर अपना पैसा तो नहीं खर्च कर रहा, मनी लॉन्ड्रिंग में तो इन्वॉल्व नहीं है। तो ये क्या करती है, एक लिस्ट बनाती है जिसमें एक लिस्ट होता है ग्रे लिस्ट और एक लिस्ट होता है ब्लैक लिस्ट। तो अगर कोई देश इस लिस्ट में है
तो ही क्या है, दुखद है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर सभी कुछ ठीक नहीं। तो जब क्या होता है, कोई अंतर्राष्ट्रीय निवेश आता है या कोई भी देश, कोई भी संस्था, इवन चाहे वर्ल्ड बैंक हो या फिर IMF हो, कोई भी जब पैसा देता है ऐसे देश को तो देखता है कि अरे इसको तो ग्रे लिस्ट में डाला गया है। इसका मतलब यह है कि जो पैसा दिया जा रहा है वो पैसा सही से यूज नहीं होगा, वह आतंकी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो सकता है और इसके कारण यह जो है कि दिक्कत हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगर पाकिस्तान को अभी जो कि ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, अगर अभी है तो ही क्या हो रही, इतनी दिक्कत हो रही। अगर उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो इससे और ज़्यादा दिक्कत होगी। ब्लैक लिस्ट में डालने का मतलब ये है कि यह जो देश है इसके विषय में यह छवि बन जाएगी कि यहाँ पर अगर हम पैसा लगाते हैं तो यह पैसा क्या होगा, आतंकी गतिविधियों में जो है कि यूज होगा, इसीलिए क्या होगा और दिक्कत आती। तो यह चूंकि पहले से ही ग्रे लिस्ट में शामिल है इसलिए यहाँ पर नया निवेश नहीं आता। यहाँ जो महंगाई है वह 10 से 11% बनी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर खर्च बढ़ा है, और जो खर्च बढ़ा है वो सरकार का भी है, लोगों का हो। इससे क्या होता है, बचत कम होती है, और बचत जब कम होती है तो एक चुनौती। दूसरा ये है कि चूंकि महंगाई ज़्यादा है, ऊपर से आयात ज़्यादा करना पड़ता है, इसके कारण क्या होता है, पैसा बाहर जाता है और देश का खुद का विकास नहीं हो पा रहा। और इसी के कारण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने देश की वित्तीय स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए कहा था कुछ समय पहले कि देश के पास कर्ज की किस्तें चुकाने का भी पैसा नहीं है। तो हो सकता है इन्होंने भावुकतापूर्ण ऐसा बोल दिया, नहीं, इसके डेटा है। पाकिस्तान, इसका जो रुपया है वो भी कमज़ोर होता जा रहा है और $1 की जो कीमत है वो लगभग 150 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई। वर्ष 2013 में पाकिस्तान को IMF के पास जाना पड़ा था, क्योंकि उस समय भी यहाँ की जो वित्तीय स्थिति थी, अर्थात जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व है उसके पास इतना नहीं था कि वह जो है कि अपने कर्ज की अदायगी कर सके। तो IMF के पास गया और उसने क्या किया, IMF ने वित्तीय जो है कि मदद की। ठीक इसी तरह से अप्रैल 2020 में भी पाकिस्तान ने क्या किया, IMF से 1.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो आपातकालीन ऋण लिया, और विश्व बैंक ने भी 20 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता दिया। तो आप समझ सकते हैं कि बार बार अमेरिका क्या कर रहा है, पैसा एकत्रित कर रहा है। यह इतना ही नहीं है, जून 2020 में पाकिस्तान का जो सार्वजनिक ऋण है जब उसको कैलकुलेट किया गया तो पता चला कि पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात पाकिस्तान के GDP का यह 90% हो गया है। वर्ष 2019 में मूडीज ने पाकिस्तान के संदर्भ में साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान की जो कंडीशन है वह ऐसी होती जा रही है जिसकी कर्ज चुकाने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो रही। अर्थात कोई भी संस्था, चाहे वो ADB हो अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या फिर जो है कि वर्ल्ड में, कोई भी अगर पैसा देता है तो पैसा मिल जाए इसकी गारंटी कम है। पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जो अपनी डिफेंस पर अभी भी क्या कर रहा है, GDP के रेशो में बड़ा जो है कि पैसा खर्च कर रहा है। अर्थात पैसा जब GDP का आकार छोटा है, आपके सामने अन्य चुनौतियां, लेकिन क्या है, पाकिस्तान को एक एजेंडा बना के रखना है कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हमें भारत को क्या करना, हराना। इसको देखते हुए बार बार यहाँ के राजनेता क्या करते हैं, डिफेंस पे अधिक से अधिक खर्च करते हैं। तो कुल मिलाकर पैसे नहीं है इनके पास अपने अभी खुद के खाने के लिए, अब उन्होंने जो कर्ज लिए हैं उसको लौटाने के लिए, लेकिन हाँ यह दिखाना है कि हमारे पास F-16 फाइटर जेट हैं। F-16 खरीद लीजिए या कुछ भी खरीद लीजिए, जब तक देश में स्थिरता नहीं होगी तब तक बाहरी स्थिरता का कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर अभी भी पाकिस्तान क्या कर रहा है, जो है कि अपना वित्तीय खर्च कर रहा है, और यह क्या है, इसकी कम जो है, इसकी जो वित्तीय बजट है, इसका जो बजट है उसके खराब होने का एक प्रमुख कारण है। पाकिस्तान के पास जो है कि 11 से 12 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार ही इस समय बचा हुआ है, 11 से 13 अरब डॉलर का, जिससे पाकिस्तान लगभग 2 माह का सिर्फ खर्च चला सकता है। तो आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो कंडीशन इंडिया के संदर्भ में भी बिल्कुल हुई थी, लेकिन जैसा कि हमने बताया
कि इंडिया के पास जब 90 के डिकेट में ऐसी प्रॉब्लम हुई, इंडिया ने एक बार आईएमएफ से मदद ली, उसके बाद से हमें जाना नहीं पड़ा। और इस समय जो हमारा वो जो है कि डॉलर विदेशी मुद्रा का भंडार है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ 11 से 13 अरब डॉलर, तो हमारा जो है कि विदेशी मुद्रा का भंडार है वह 600 अरब डॉलर का है। और ध्यान दीजिए हमारा रुपया जो है कि क्या है, जो है कि डॉलर के सापेक्ष काफी मजबूत है अगर हम तुलना करेंगे पाकिस्तान के रुपए के संदर्भ में। जैसे $1 की कीमत जो है कि लगभग 150 पाकिस्तानी रुपए मिले, लेकिन हमारे यहां अगर देखेंगे तो ये लगभग आपको 65 टू 70 के बीच में दिखाई देगा। खैर, विश्व बैंक ने पाकिस्तान को अपने ऋण पर राहत देते हुए जून माह में, इसी साल जून माह में कहा था कि हम क्या कर रहे हैं, आपके किस्त को अर्थात पाकिस्तान के किस्त को हम रीशेड्यूल कर रहे हैं, जिससे आप अभी पैसा नहीं दे पा रहे हो तो आप आगे हमें धीरे धीरे पैसा दे दें। और विश्व बैंक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अमेरिका ने हाथ लगभग खड़े कर दिए थे कि अभी पाकिस्तान ने लगभग अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि अभी हमारे पास इतने पैसा नहीं है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के हाल के समय में किसी तेजी की भी उम्मीद नहीं है, जिससे यहां पर क्या हो कि ऐसा हो सके कि चलो अब स्थिति बदल जाएगी। लेकिन अब क्या हुई है, स्थिति और ज्यादा वर्स्ट हो चुकी है। वे स्थिति इस वजह से वर्स्ट हो चुकी है कि सोचिए कि हाल ही में एक माह पहले ही नकदी की संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को G20 के 14 देशों ने मिलकर 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ऋण की सहायता दी है। इसके कुछ ही दिन बाद ही एशियाई विकास बैंक ने भी नवंबर 2020 में पाकिस्तान को 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर नीति निर्धारित ऋण की मंजूरी। नीति निर्धारित ऋण का मंजूरी का मतलब है कि एडीबी ने कहा कि देखिए हम पैसे जरूर दे रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर कुछ शर्तें हैं। शर्त यह है कि आप थोड़ा सा अपना जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको मजबूत कीजिए, क्योंकि आप एकदम डिफॉल्टर होते जा रहे हो। अब पाकिस्तान इतनी मदद मिलने के बाद भी उसकी वित्तीय स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। ये तो सिर्फ वह डेटा है जो मैंने जो है कि रिसर्च करके कुछ जगहों से कलेक्ट किया। ऐसे बहुत से अन्य जो है कि ऋण हो सकते हैं जो पाकिस्तान इस समय ले रहा है, ताकि वो कोरोना फेज में जो चुनौती उत्पन्न हुई है उसको टेकल कर सके, उसकी जो देनदारी है उसको पूरा कर सके। यह आंकड़ा काफी ज्यादा हो सकता है। तो हुआ क्या है कि अभी उसने चीन से 1.5 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया है, और कर्ज इसलिए लिया है ताकि वो सऊदी अरब से लिए गए ऋण को वापस कर सके, क्योंकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई जो हमने तुमको पैसा दिया था वो पैसा अब हमें क्या करो, वापस करो। और जो है कि पाकिस्तान यह कह रहा था कि आप हमें और ऋण दे दो, लेकिन सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वह ठीक नहीं है। तो सऊदी अरब ने कहा नहीं, पहले आप हमारा पैसा वापस करो। यहां तक कि जो पेट्रोल का जो है कि आपूर्ति, कच्चे तेल की आपूर्ति सऊदी अरब के द्वारा की जा रही है वो भी बंद कर दी। कहा पहले आप पैसा दो, हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है कि आप पैसा लौटा सकते हो। तो अब क्या हुआ कि यह जो आज का दिन था पाकिस्तान के पास अंतिम दिन, कि जब उसको सऊदी अरब का $1 बिलियन देना था, $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान जो है कि करना था। किसको करना था? पाकिस्तान को करना था। किसे? वह जो है कि सऊदी अरब को। तो अब क्या हुआ, तुरंत जो है कि वो चीन के पास गया और चीन से कहा कि आप हमें कुछ जो है कि कर्जा दीजिए। और कर्जा कितना का दिया चीन ने? 1.5 बिलियन डॉलर का कर्जा दिया। और इस पैसे को क्या कर, इस 1.5 बिलियन डॉलर में से 1 बिलियन डॉलर को क्या कर रहा है पाकिस्तान, पे करेगा किसे? सऊदी अरब को। सऊदी अरब को जैसा कि हमने बताया $2 बिलियन पाकिस्तान देगा, और इसमें से $1 बिलियन उसने जो है कि ये पैसा आज दिया होगा, और $1 बिलियन जनवरी 2021 में देना है। तो जब जनवरी 2021 में देना है तब फिर से क्या करना होगा, पाकिस्तान को ऋण लेना होगा, क्योंकि ऊपर स्थितियां हमने बता दी हैं कि पाकिस्तान कितनी खराब। ये पहली बार नहीं है कि चीन ने पाकिस्तान की वित्त देकर उसे डिफॉल्टर होने से बचाया है, लेकिन समीक्षकों का मानना यह है कि पाकिस्तान यह क्यों नहीं समझ रहा कि आज वह क्या कर रहा है, किसी को भी पैसा चुकाना हो, वापस करना हो, वो तुरंत चीन के पास पहुंच जा रहा है। लेकिन जब चीन पैसा मांगेगा तब कहां जाएगा, अगर वह अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारता नहीं। इसलिए उसको अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने पर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। वह कभी भी अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर सकता है। चीन ने पाकिस्तान को यह जो ऋण सहायता दी है, यह वर्ष 2011 में हुए करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत दिया। अब प्रश्न आएगा, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत देने का मतलब क्या है? तो हुआ क्या था, वर्ष 2011 में पाकिस्तान
कि एक बैंक है जो वहाँ की केंद्रीय बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और चाइना की पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। समझौता यह हुआ कि यदि क्या होगा, पाकिस्तान को कभी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी कि उसके पास जो है कि पैसे नहीं है अपने अंतर्राष्ट्रीय देनदारियों को पूरा करने के लिए, तो चाइना की बैंक क्या करेगी, वो पैसा देगी। यह जो पैसा होता है करेंसी स्वैप, इसमें क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा समझिए कि आज यह जो है कि पाकिस्तान जो है कि चाइना से कहे कि आप हमें क्या करो, 1.5 बिलियन डॉलर दे दो, हम आपको इतने समय बाद देंगे, और कह दे कि हम इतने कीमत पर आपको ये पैसा देंगे। तो इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि जो मुद्रा का मूल्य है, अर्थात जैसे कहें अगर हम डॉलर के संदर्भ में कहें, तो अगर पाकिस्तान यह कह रहा है कि आप हमें $1 दे दो, और $1 की कीमत अभी 100 रुपए है, लेकिन 1 साल 2 साल 5 साल जो भी समय निर्धारित, उसके बाद हम आपको 110 रुपए देंगे, तो ऐसा हो सकता है। स्वैप का मतलब क्या है, एक्सचेंज करना, कि आप हमें ये मुद्रा दे दो, हम आपको ऐसी मुद्रा दे देंगे। इसके तहत ये समझौता हुआ है, और ये जो समझौता हुआ था वर्ष 2011 में हुआ था, बार बार इसको बढ़ाया गया, और वर्ष 2018 में इसको 1.5 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर कर दिया गया, इसकी लिमिट को 2 गुना कर दिया गया, और कहा गया कि जो है कि चाइना की जो बैंक है वह 3 बिलियन डॉलर तक करेंसी स्वैप दे सकती है। और यह जो 3 साल का एग्रीमेंट था करेंसी स्वैप, बार बार बढ़ाया गया। मई 2021 में यह अवधि समाप्त हो रही। तो चूंकि पाकिस्तान को पता है कि अब उसके पास पैसे का और कोई सोर्स नहीं है, तो उसने चाइना से कहा कि नहीं, ये जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हमने 2011 में किया था, इसको मई 2021 में ये समाप्त हो रहा है, इसको और आगे बढ़ा दो ताकि आप हमारी जरूरतों को पूरा करते रहो। अब चाइना के लिए क्या है, चाइना तो कहेगा कि ठीक है पैसा लो, क्योंकि उसने क्या कर रखा है, अब वहां पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है वो बना रखा है, और जिस दिन क्या होगा, चाइना का रेट ज्यादा होगा, पाकिस्तान को अपने हिसाब से क्या करेगा, वह जो है कि राउंड अप करेगा। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, श्रीलंका को एक संदर्भ में देख चुके हैं, मालदीव के संदर्भ में देख चुके हैं, पाकिस्तान आने वाले समय में एक ऐसा देश बनेगा जिसको पूरी तरह से चाइना अपने हिसाब से रेगुलेट करेगा, क्योंकि ऋण इतना ज्यादा उसके ऊपर होता जा रहा है। समीक्षकों का मानना है कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ क्या करना कि कर्जे के लिए करना, ये ठीक नहीं है। हाँ, एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत अगर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में भी कुछ सुधार होता, उसकी अर्थव्यवस्था में भी गति बढ़ती, तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये इस वजह से कर रहा है क्योंकि वह अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार नहीं पा रहा है, और बार बार क्या कर रहा है, कर्ज ले रहा है। पाकिस्तान ने चीन से इसके अलावा नवंबर 2020 में 2.7 बिलियन का लोन जो है कि सीपीईसी के डील 1 ऑफ द मेन लाइन 1 वेंचर को पूरा करने के लिए लिया था। बस ये समझ लीजिए, जो सीपीईसी जो मैंने बताया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें कुछ हिस्सा पाकिस्तान को बनाना है, तो पाकिस्तान ने चाइना से कहा देखो हमारे पास पैसा नहीं है, तुम हमें पैसा दे दो। तो उसने नवंबर 2020 में 2.7 बिलियन का ये जो है कि ऋण लिया था। स्थिति इसलिए गंभीर है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के ऊपर लगभग जो बाहरी देशों का या संस्थाओं का जो ऋण है वह 66 टू 67 बिलियन डॉलर का है, और अब भी उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह 1 बिलियन डॉलर का भुगतान कर सके। और ऊपर से चाइना उसको चूंकि ऋण दे रहा है, तो चाइना भी तो क्या करेगा, अपना पैसा वापस। तो आने वाले समय में कंडीशन यह हो सकती है, हो सकता है साल 2 साल में हमें सुनने को मिले कि पाकिस्तान ने अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का जो सबसे अच्छा क्रेडिटर रहा है, अर्थात उसके पैसे का सोर्स रहा है, सऊदी अरब रहा। सोचिए, सऊदी अरब जब जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ती रही तो तब वो पैसा देता है, लेकिन पाकिस्तान इस समय वह क्या कर रहा है, तुर्की के साथ इतना मजबूत गठजोड़ वो बना चुका है कि वह क्या कर रहा है कि सऊदी अरब को अपने से दूर कर रहा है। कोई भी मुद्दा होता है, तुरंत तुर्की क्या होता है, आगे खड़ा हो जाता है, और पाकिस्तान उसके पीछे पीछे चलने लगता है। तुर्की की मंशा तो यह है कि उसको क्या करना है, जो मुस्लिम राष्ट्रों का नेता बनने की छवि अपनी को प्राप्त करनी है, और पाकिस्तान इसलिए उसके पीछे जाता है क्योंकि तुर्की क्या करता है, जम्मू कश्मीर के मुद्दे उसका साथ है। वही सऊदी अरब क्या करता है, भारत की चिंताओं को भी समझता है, अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी को भी समझता है। इसलिए क्या हो रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से अपने रिश्ते खराब कर लिए। तो आने वाले समय में हमें यह देखने को मिल सकता है कि जो पूरा
पाकिस्तान क्या है, एक डिफॉल्टर की कंडीशन में आ जाए और हो सकता है वह दिवालिया भी हो जाए। किसी भी राष्ट्र का, खासकर पड़ोसी राष्ट्र का दिवालिया होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हम तो यही चाहेंगे कि पाकिस्तान भी अपने यहाँ के आंतरिक मुद्दों पर ध्यान दे, अपने यहाँ के लोगों को जम्मू कश्मीर के नाम पर बरगलाने की कोशिश ना करे, आतंकी गतिविधियों को रोके और अपनी वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने का प्रयास करे, एक मजबूत लोकतंत्र और जो है कि एक सभ्य राष्ट्र, एक जो है कि सफल राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाए, ना कि एक विफल राष्ट्र। आई होप आप समझ पाए होंगे पूरा मुद्दा है क्या। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।